हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं अरस्तू के राज्य की क्या प्रकृति थी और इनकी क्या विशेषता थी उसको लिखने वाले। ठीक है, उसको देखेंगे कि अरस्तू राज्य की क्या प्रकृति और क्या विशेषता थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार आ चुके हैं। ठीक है, और आ भी आएगा भी। ठीक है, इसलिए इसको जरूर से जरूर पढ़ लीजिएगा। ठीक, अरस्तू के राज्य की विशेषता, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अरस्तू की राज्य की विशेषता क्या था, उन्होंने अपने राज्य की विशेषता को किस तरह से डिफाइन किया है, इस चीज़ को जरूर से जरूर पढ़ लीजिएगा। हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका इंट्रो थोड़ा देखते हैं कि इसका इंट्रो में हमारा क्या हो जाएगा। मैं आपको पहले ही बता दूं, ये मेरा अरस्तू से रिलेट दूसरा वीडियो है। ठीक है, ये दूसरा पार्ट बनने वाला है। इससे पहले भी मैंने एक पार्ट बना लिया, मैं प्लेलिस्ट डाल दूंगी, आप जरूर देख लीजिएगा। उसमें उसमें आपको बताया गया है कि अरस्तू के अनुसार राज्य की उत्पत्ति या विकास कैसे हुआ है। ठीक है, वो कैसे राज्य की उत्पत्ति या विकास मानता है, उस चीज़ को वहाँ डिफाइन की हूँ। ठीक है, जैसे कि पहला चरण राज्य की उत्पत्ति में क्या हो जाता है, परिवार। परिवार किन चीज़ों से मिलकर बनता है, परिवार हमारा किन चीज़ों से मिलकर बनता है। पहला क्या बनता है, स्त्री प्लस पुरुष प्लस दास इज इक्वल टू परिवार। फिर हमारा दूसरा चरण में क्या हो जाता है, ग्राम। ग्राम किन चीज़ों से मिलकर बनता है, धार्मिक रीति रिवाज प्लस न्याय प्लस परिवार इज इक्वल टू हमारा ग्राम का निर्माण होता है। फिर तीसरा चरण में हमारा नगर राज्य का मतलब विकास होता है। नगर राज्य कैसे बनता है, हमारा परिवार प्लस ग्राम प्लस न्याय तथा सैनिक संरक्षण प्लस विधा तथा कलाओं का विकास इज इक्वल टू नगर राज्य। ठीक है, इस चीज़ को मैंने वहाँ पे बहुत अच्छे से डिफाइन किया, आप जरूर से जरूर देख लीजिएगा, आपके लिए बहुत ही बढ़िया वीडियो है। ठीक, चलिए हम देखते हैं इसका इंट्रो थोड़ा कैसे लिखेंगे। अरस्तु अरस्तु राजनीतिक विज्ञान का पिता माना जाता है। अरस्तु का एक ग्रंथ है जिसका नाम पॉलिटिक्स है, ये विश्व प्रसिद्ध है। ठीक है, इस ग्रंथ की सबसे प्रमुख देन थी इसके राज्य संबंधित विचार या राज्य की उत्पत्ति। ठीक, एवं प्रकृति के संबंध में उसने जो विचार रखे उन्हें आज भी प्रमुखता दी जाती है। ठीक ठीक है, ये हमारा इंट्रो हो गया थोड़ा। अब हम देखते हैं इसकी विशेषता। ठीक है, विशेषता अब हम इनकी देखते हैं कि अरस्तु राज्य की प्रकृति को निम्न विशेषताओं के साथ स्पष्ट करता है। ठीक, निम्न विशेषताओं के साथ अरस्तु अपने राज्य की प्रकृति को स्पष्ट करता है। देखते हैं इसका क्या क्या विशेषता है। इसकी पहली विशेषता क्या है, हमारा फर्स्ट विशेषता देखिए, राज्य एक स्वाभाविक संस्था है। राज्य एक स्वाभाविक संस्था है। इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाया था उनमें इनकी स्टेटमेंट भी थी कि राज्य एक स्वाभाविक संस्था है, कृत्रिम संस्था नहीं है। ठीक है, ये उसमें एक स्टेटमेंट भी दी थी जिसमें ये चीज़ वहाँ डिफाइन किया गया है। ठीक, वहाँ डिफाइन की थी। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट वीडियो भी जरूर आप लोग देख लीजिएगा। देखिए ये क्या है हमारा कि राज्य एक स्वाभाविक संस्था है। राज्य की उत्पत्ति दंड के डर से नहीं, मतलब राज्य की जो उत्पत्ति होती है वो दंड के डर से नहीं या आपस के समझौते से नहीं हुई, बल्कि वह तो प्राकृतिक है। अरस्तु से पूर्व सोफिस्ट राज्य की उत्पत्ति कृत्रिम मानते थे। सोफिस्ट राज्य जो थे वो राज्य की उत्पत्ति क्या मानते थे, कृत्रिम। ठीक, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, वो क्या मानते थे, सोफिस्ट राज्य। ये ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि अरस्तु मतलब सोफिस्ट राज्य की उत्पत्ति क्या मानते हैं, कृत्रिम प्राकृतिक या क्या मानते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या आंसर आ जाएगा हमारा, कृत्रिम मानते थे। ठीक, उनके अनुसार मनुष्य डर से कानून का पालन करता था। उनके अनुसार मतलब सोफिस्ट के अनुसार डर से मतलब कानून का पालन किया जाता था। अरस्तु के अनुसार मनुष्य के पास बुद्धि है। अरस्तु के अनुसार क्या है कि मनुष्य के पास बुद्धि है। ठीक है, अरस्तु के अनुसार मनुष्य के पास बुद्धि है। मनुष्य नैतिक कारणों से कानून का पालन करता है, अतः राज्य एक स्वाभाविक संस्था है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं कि राज्य एक स्वाभाविक संस्था है। अरस्तु के अनुसार मनुष्य के स्वभाव में विकास की प्रवृत्ति है। मनुष्य का उद्देश्य परिवार, ग्राम और राज्य की सहायक सीढ़ियों के द्वारा पूर्ण होता है। उसके अनुसार राज्य जिन संस्थाओं पर आधारित है वे स्वाभाविक है, अतः राज्य का विकास भी स्वाभाविक होगा। ठीक है, अरस्तु के अनुसार क्या है कि मनुष्य के स्वभाव में विकास की प्रवृत्ति है। मनुष्य के स्वभाव में ही विकास की प्रवृत्ति होती है। ठीक है, और मनुष्य का जो उद्देश्य रहता है वो परिवार, ग्राम और राज्य की सहायक सीढ़ियों के द्वारा पूर्ण होता है। ठीक है, जो भी मनुष्य क्या उद्देश्य है वो क्या रहता है, एक परिवार के रूप में पहले रहता है, फिर एक ग्राम के रूप में, फिर एक राज्य के रूप में हो जाता है, फिर वो पूर्ण रूप से पूर्ण हो जाता है। उसके अनुसार राज्य जिन संस्थाओं पर आधारित है वे स्वाभाविक है। ठीक है, अतः राज्य का विकास भी स्वाभाविक है। ठीक, अब हम आगे देखते हैं दूसरा पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा। दूसरा पॉइंट है हमारा राज्य मनुष्य से
प्राथमिक, राज्य जो है मनुष्य से प्राथमिक, मतलब राज्य पहले है या मनुष्य, उस चीज़ को यहाँ डिफाइन करना है। ठीक, चलिए देखते हैं अरस्तु के अनुसार राज्य पहले होता है या मनुष्य। अरस्तु को शारीरिक सिद्धांत में विश्वास है। ठीक है, अरस्तु को शारीरिक सिद्धांत में विश्वास है। मानव शरीर केवल मांसपेशियों और रक्त के ढेर मात्र नहीं है। मानव शरीर में इन सब की आवश्यकता है ही, इनके साथ अन्य अंगों का भी आवश्यकता है, जैसे आँख, कान, नाक, पैर। ये सभी कार्य करते हैं जब उनमें एक तव्य हो। ठीक, जब उनमें एक तव्य हो। उसी प्रकार अरस्तु राज्य को शारीरिक शरीर मानता है और वहाँ रहने वाले लोगों को अंग। इसलिए एक अंग खराब हो जाता है तो उसको मतलब राज्य को कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक, अरस्तु के अनुसार अरस्तु जो है ना, वो क्या मानता है, शारीरिक सिद्धांत को मानता है। ठीक है, अरस्तु शारीरिक सिद्धांत को मानता है और वो बोलता है सिर्फ मांसपेशियों या रक्त से हमारा शरीर नहीं बना है, बल्कि हमारा शरीर जो है वो आँख, नाक, कान, पैर, इन चीज़ों से मिलकर बना है। ठीक है, इन चीज़ों की भी आवश्यकता मतलब अंग बनने में है, हमारे शरीर को बनने में है। इसीलिए अगर हमारे राज्य का अगर एक अंग खराब भी हो जाता है तो उससे राज्य को कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक, अब देखते हैं आगे क्या है। राज्य समग्रता है और मनुष्य उसका अंग मात्र समग्र पहले आता है और राज्य बाद में। मतलब राज्य समग्रता है और मनुष्य उसका अंग मात्र समग्र पहले आता है। ठीक है, मतलब समग्र जो रहता है, मतलब मनुष्य पहले आता है और राज्य बाद में आता है। मतलब क्या हो गया कि सबसे पहले जो है वो मनुष्य है, उसके बाद राज्य है। ठीक है, मनुष्य के अनुसार ही राज्य का निर्माण है। ठीक, हमारा थर्ड पॉइंट क्या है, राज्य सर्वोच्च समुदाय है। राज्य सर्वोच्च समुदाय है। अरस्तु राज्य को समुदायों का समुदाय नहीं बल्कि सर्वोच्च समुदाय मानता है। अरस्तु जो है वो राज्य को समुदायों का समुदाय नहीं बल्कि सर्वोच्च समुदाय मानता है। ठीक है, अरस्तु के अनुसार राज्य सामाजिक विकास का वह रूप है जो मनुष्य की बौद्धिक, नैतिक एवं आध्यात्मिक आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। ठीक है, मतलब अरस्तु क्या बोलता है कि राज्य समुदायों का समुदाय नहीं है बल्कि एक सर्वोच्च समुदाय है। ठीक है, अरस्तु के अनुसार ये जो सामाजिक विकास है, इसका जो भी मनुष्य मतलब बौद्धिक और नैतिक, आध्यात्मिक आवश्यकता है, उसकी पूर्ति राज्य में ही आके करता है। ठीक है, उसके अरस्तु के अनुसार। ठीक है, इसके विकास में सभी समुदायों का अस्तित्व तथा विकास राज्य में ही संभव है। राज्य का उद्देश्य सर्वोच्च अच्छाई की प्राप्ति है। ठीक है, मतलब इसके विकास में सभी समुदायों का अस्तित्व होता है। मतलब अगर राज्य का विकास हो रहा है तो इसके साथ साथ अन्य जो भी समुदाय है, अन्य जो भी संस्था है, उसका भी विकास इसके अंतर्गत होता है। ठीक है, इसलिए राज्य जो है वो सर्वोच्च अच्छाई है। ठीक, सर्वोच्च अच्छाई है। ठीक है, हमारा चौथा पॉइंट क्या हो जाएगा इससे संबंधित, ये चौथा पॉइंट हमारा राज्य अंतिम एवं पूर्ण संस्था। राज्य अंतिम एवं पूर्ण संस्था है। ठीक है, मतलब अरस्तु के अनुसार राज्य अंतिम भी है और ये अपने आप में पूर्ण है। ठीक, इसके बाद कोई संस्था का निर्माण नहीं हो सकता है, ये खुद में ही पूर्ण है, इसके अनुसार यही है। ठीक है, देखते हैं इसका क्या है। अरस्तु ने नगर राज्य को मनुष्य का अंतिम लक्ष्य माना है। ठीक है, अंतिम लक्ष्य माना है। ठीक, परिवार और ग्राम के बाद राज्य पर लक्ष्य की प्राप्ति होती है। इसके अनुसार नगर राज्य के बाद राज्य का कोई अन्य रूप नहीं रहता है। इस प्रकार परिवार से आरंभ होने वाला विकास नगर राज्य के रूप में परिपूर्णता को प्राप्त करता है। अरस्तु ने नगर को ही सामाजिक विकास का चरम स्वरूप मानते हुए उसे मनुष्य के राजनीतिक विकास का अंतिम लक्ष्य स्वीकार किया है। ठीक है, मतलब क्या है कि अरस्तु ने नगर को ही सामाजिक विकास का चरम स्वरूप मानते हुए उसे मनुष्य का राजनीतिक विकास का अंतिम स्वरूप, मतलब यहीं तक इनका राजनीतिक विकास हो सकता है, इस चीज़ को उन्होंने स्वीकार किया है। ठीक, ठीक है, मतलब अरस्तु के अनुसार क्या है कि राज्य का जो विकास है वो बस नगर तक ही सीमित है, उसके बाद नहीं है। ठीक, नगर ही उनका मुख्य विकास है और वहाँ जाके उनकी हर चीज़ पूर्ण हो जाती है, हर चीज़ का परिपूर्णता वहाँ पे है। ठीक, पांचवा पॉइंट हमारा क्या है, राज्य का आत्मनिर्भर होना। राज्य का
आत्मनिर्भर होना। अरस्तु के अनुसार यह आवश्यक है कि राज्य आत्मनिर्भर हो। आत्मनिर्भरता से तात्पर्य केवल रोटी, कपड़ा और मकान की समस्या सुलझाने मात्र से नहीं है। आत्मनिर्भरता का अर्थ है कोई कमी ना होना। ठीक है, आत्मनिर्भरता का क्या अर्थ है? कोई कमी ना होना। ठीक, राज्य में मनुष्य केवल अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति ही नहीं करता, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति ही नहीं करता, बल्कि जीवन भी बिताता है। वह इसका शारीरिक, बौद्धिक, मानसिक विकास होता है। राज्य में मनुष्य सुखी एवं सम्मानजनक जीवन व्यतीत करता है। ठीक है, राज्य में मनुष्य जो रहता है वो सुखी और सम्मानजनक जीवन व्यतीत करता है। ठीक, इसे मैंने बहुत ही इजी लैंग्वेज में लिखा है। आप अगर इसे 1 या 2 बार खुद से रीड करोगी ना तो आपको ज़रूर से ज़रूर याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं इसका 6 पॉइंट। हमारा छठा पॉइंट क्या है? राज्य में बहुत्व राज्य समुदाय के रूप में। ठीक है, राज्य में बहुत्व राज्य समुदाय के रूप में क्या है, इसको हम डील करते हैं कि राज्य में शरीर के अवयवों की भांति एकता होनी चाहिए। अरस्तु के साथ में बहुत्व की भी आवश्यकता मानता है। अरस्तु साथ में बहुत्व की भी आवश्यकता मानता है। भिन्नता का अंत करने से भी एकता का स्वरूप नहीं रहेगा। भिन्नता का मतलब अंत करने से एकता का स्वरूप नहीं रहेगा। जिस प्रकार कोई चित्र विभिन्न रंगों से मिलकर बना हो, या फिर किसी संगीत की रचना विभिन्न राग या ताल से मिलकर जब मिलकर बनता हो। अतः राज्य एक समुदाय है। मनुष्य के निर्माण के लिए विभिन्न प्रकार के सदस्यों का होना अनिवार्य है। मतलब क्या है कि इनका कहने का मतलब यहाँ पे ये है ना कि जो राज्य है वो, अरस्तु के अनुसार इनका कहना है कि ये जो राज्य है उनका बहुत्व या समुदाय के रूप में विकास होता है। कैसे, उस चीज़ को वो डिफाइन किए कि जैसे संगीत है तो संगीत में अलग राग ताल सब कुछ मेल होता है, उसी तरह से राज्य के भी निर्माण में अलग अलग समुदाय का जरूरत पड़ता है। ठीक है, तब जाके राज्य का निर्माण होता है। ठीक, अब हम इसका अंतिम और लास्ट पॉइंट देखते हैं, राज्य व्यक्ति का संबंध। राज्य और व्यक्ति का संबंध। व्यक्ति तथा राज्य में गहरा संबंध है। व्यक्ति तथा राज्य में गहरा संबंध है। ठीक, व्यक्ति तथा राज्य में गहरा संबंध है। राज्य व्यक्ति का ही विराट रूप है। राज्य के गुण वास्तव में मनुष्य के ही गुण है। ठीक, राज्य के जो गुण है वो वास्तव में मनुष्य के ही गुण है, क्योंकि राज्य का निर्माण मनुष्य ही करता है। ठीक है, अब हम इसका लास्ट निष्कर्ष देखते हैं। निष्कर्ष में इसका क्या है या क्या लिख सकते हैं हम? निष्कर्ष, उपयुक्त विवरणों से साफ स्पष्ट हो जाता है कि अरस्तु राज्य को एक प्राकृतिक एवं स्वाभाविक संस्था मानते हैं, जिसका उद्देश्य व्यक्ति की भौतिक नैतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना है। ठीक, मतलब अरस्तु जो है वो राज्य को प्राकृतिक और स्वाभाविक संस्था मानता है, जिसका उद्देश्य क्या है? भौतिक और नैतिक आवश्यकताओं का पूर्ति करना। ठीक है, थैंक यू। अगर आपको स्क्रीनशॉट करना हो तो आप कर सकते हैं।